उत्तराखंड में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उमंग और ऊर्जा का माहौल। सीएम धामी ने बैठक से पहले सुना राम भजन। समारोह पर घरों में दीपोत्सव करने की अपील। धामी सरकार बुलाएगी उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। यूसीसी और आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण विधेयक किए जाएंगे पेश। विशेष सत्र की सीएम धामी ने की पुष्टि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास। बाबा रामदेव बोले 500 करोड़ से चमकेगा गुरुकुल। 98% अंक वाले छात्रों को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। अंधे कत्ल केस में खुलासा। जीजा ने की थी साले की हत्या। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बुग्गावाला के तेलपुरा नदी के किनारे रेत में मिला था अज्ञात व्यक्ति का शव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कहा, विशेष सत्र के जरिए राज्य आंदोलन के 10% क्षेत्रीय आरक्षण का बिल भी पेश किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी जल्द मिलने वाला है, उसे भी विशेष सत्र में पटल पर रखा जाएगा। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें विशेष सेशन भी बुलाना है। आंदोलनकारियों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है। जल्दी ही सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या के थीम पर होंगे। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन दीपोत्सव मनाएं। सीएम ने लोगों से कलश यात्रा निकालने, रामकथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया। उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी, वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के। उत्तराखंड में एक तरफ भाजपा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि मेरे सपने में भगवान राम आए हैं। उनको 22 जनवरी को अयोध्या में आने का निमंत्रण देने के लिए उनकी इस पोस्ट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत की सभा में अब जनता नहीं आती, इसलिए वे पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, अगर भगवान राम उनके सपने में आ रहे हैं तो उनके ऊपर बड़ी कृपा है। उनके सपने में राम आ रहे हैं और हमारे दिलों में राम आ रहे हैं। हरीश रावत जी की सभा में लोग आते नहीं है, तो पोस्ट पे एक माध्यम बनता है, और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर, और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं भगवान। अब हरीश रावत जी की सभा में लोग आते नहीं है, तो पोस्ट पे एक माध्यम बनता है, और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर, और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं भगवान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कई प्रदेशों का दौरा कर उत्तराखंड लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि भ्रमण के दौरान मैंने तमाम प्रदेशों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया है और अध्ययन के दौरान जो बेहतर सेवाएं जनता को मुहैया कराई जा रही है, वही हम अपने प्रदेश में भी लागू करेंगे। साथ ही जब जनता से भी कुछ सुझाव लिए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सेवा में और बेहतर सुधार हो सके। साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वे जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले, जिससे उचित स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिल सके।
कई राज्यों का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही हमें करेंगे कि वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको अपने राज्य में लागू करेंगे और हमारे राज्य में बहुत अच्छे जो काम हो रहे हैं वो भी मैं उन राज्यों में जो है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने कहा कि हमारे राज्य में ये अच्छा काम हो रहा है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अब पब्लिक डोमेन से भी सुझाव लेने जा रहे हैं कि हमको और अच्छा क्या क्या करना है। जिस भी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो अपना आयुष्मान कार्ड। खबर चंपावत से है। आगामी लोकसभा निर्वाचनों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष अभियान के तहत डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत में दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाता को ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें, इसका अभ्यास ईवीएम के जरिए कराया गया। नोडल अधिकारी स्वीप जीवन ने बताया कि जनपद चंपावत के प्रत्येक तहसील मुख्यालय के साथ ही दुरुस्त क्षेत्रों में ईवीएम प्रदर्शन के लिए गई टीमों के मास्टर ट्रेनर्स ने यह विशेष अभियान संचालित किया है। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को में निर्वाचनों को समावेशी, सुगम बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमारे दिव्यांग मतदाता होते हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाया गया है। और आज विशेष दिन है, आज वर्ल्ड ब्रेल डे है। आज के दिन हमारे जनपद चंपावत में सभी जितने भी हमारी ईवीएम प्रदर्शन के लिए मशीनें संचालित हैं उनके द्वारा ब्रेल लिपि के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों, विशेषतः जो दृष्टिबाधित हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनको कैसे मतदान करें, कैसे वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अपना मत दें, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में चालक वाहन चलाना छोड़ क्लर्क का काम कर रहे हैं। लोहाघाट डिपो के वर्कशॉप कार्यालय में क्लर्क न होने से निगम प्रबंधन चालकों से जबरदस्ती क्लर्क का काम ले रहे हैं। इसी वजह से काम में काफी गलतियां होने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन अध्यक्ष जगदीश जोशी ने कहा, निगम प्रबंधन ने डिपो को क्लर्क तो नहीं दिए हैं, उल्टा चालकों से क्लर्क की ड्यूटी करवाई जा रही है, जबकि डिपो में चालकों की काफी कमी है। इसका विरोध हमने पहले भी कर रखा है, सहायक महाप्रबंधक से भी कर रखा है, मंडलीय प्रबंधक महोदय से भी कर दिया है कि चालकों से कार्य न ले जाए। और यहाँ 3-3 आदमी पीछे से ड्राइवर रखे जा रहे हैं, तो एक सहायक बाबू के लिए, और जो उचित नहीं है, निगम हित में भी नहीं है। चालकों से कार्य, समयपाल का कार्य, डीजल कक्ष का कार्य सही नहीं हो पा रहा है। जैसे रोस्टर होता है, हमारा रोस्टर अगले दिन पड़ता है ग्रुप के माध्यम से, ड्यूटी चालक की जिस रोड पे लगी रहती है। और अभी कल की ड्यूटी है, कल की ड्यूटी में ऋषिकेश गाड़ी जा रही है, तो ड्राइवर भी ऋषिकेश ही है उसमें। ये नहीं कि ड्राइवर मैं खुद जगदीश जोशी हूँ या XYZ, कोई भी ड्राइवर, उसका नाम होना चाहिए। उत्तराखंड परिवहन निगम का सबसे पुराना डिपो लोहाघाट बदहाली के दौर से गुजर रहा है। दरअसल लोहाघाट डिपो में कई बसों में स्पेयर पार्ट्स की कमी है। परिवहन निगम के मैकेनिक किसी तरह जुगाड़ कर बसों को सड़कों में चलाने लायक बना रहे हैं, जो कि यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। वर्कशॉप के फोरमैन प्रकाश बोठियाल ने बताया कि निगम स्पेयर पार्ट्स काफी कम संख्या में दे रहा है। जो पार्ट्स दिए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता काफी निम्न स्तर की रहती है, जो कि बदलने के कुछ दिनों बाद ही खराब हो जाते हैं। लोगों ने भरपूर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के स्पेयर पार्ट्स देने और पार्ट्स की गुणवत्ता की जांच की मांग की है। तो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं टाइम से, और जो पार्ट्स आ भी रहे हैं वो सही उनकी लाइफ नहीं हो पा रही है, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है आरसी पार्ट्स में हमें। ये तो सब अधिकारियों को भी सबको पता ही है, बार बार हर जगह से शिकायत आ रही है, कोई हमारे यहाँ से नहीं आ रही शिकायत। ये तो रीजन में भी काम हो रहा है, गाड़ियों पे आरसी पार्ट्स जो लग रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है। आय में तो फ़र्क पड़ेगा, जब गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो आय में फ़र्क पड़ेगा ही। हमारी तरफ से भी बार बार ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वहाँ पे कि ये काम का मतलब हमें सही पार्ट्स से दिलवाया जाए। आरसी जो हमें पार्ट्स मिल रहे हैं, कम से कम ये तो रहे कि उनकी लाइफ कम से कम 3 या 4 महीने तो रहे, लेकिन ये तो कितने पार्ट्स तो ऐसे होते हैं कि लगने के बाद ही एकदम से काम नहीं कर पाते।
राजधानी देहरादून के विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सभी विभागों की बैठक ली, जिसमें 37 विभागों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में 30 के लगभग ही विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जो अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मजहर नईम नवाब ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को किस तरह से विभागों के द्वारा जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी समीक्षा की गई। यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे। और जहां जहां लाभार्थी जिस योजना का कम है उसका लक्ष्य बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और जो सरकार की मंशा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना, आम गरीब व्यक्ति किस तरीके से उसको रोजगार मिले, किस तरीके से उसकी सरकार योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाए, इस पर हमने बैठक की है। देहरादून में एक बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसे निजी अस्पताल से दून अस्पताल रेफर किया गया था और कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। अब महिला की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बुजुर्ग महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक महिला स्वस्थ है और उनको जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। साथ ही कहा कि वर्तमान में अस्पताल में अब तक कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया। कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों की जांच भी की जा रही है। खटीमा पीलीभीत रोड मेन हाईवे से लगे हल्दीखेड़ा मजोला स्थित निजी फर्म में अवैध रूप से सागौन के पेड़ काटने की सूचना उप जिलाधिकारी को मिली, जिसके बाद उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी के साथ राजस्व विभाग मौके पर पहुंचा और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी सागौन के कटे हुए गिल्टे को जब्त करने के आदेश दिए। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि हल्दीखेड़ा में स्थित निजी फर्म के कैंपस में 30 पेड़ों की कटान की परमिशन थी, जबकि 80 पेड़ों का कटान किया गया। फिलहाल फर्म के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त होती है कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिए उन्होंने, जिस मात्रा में उनकी परमिशन थी उससे ज़्यादा। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग सभी आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जांच की है तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से और जो हमारे द्वारा भी परमिशन दी गई थी, उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया। उनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे फिर उसको नीलामी की तक उसकी बिक्री की। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक ढट्टी गांव निवासी लक्ष्मण नाथ ने गांव में विभिन्न सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच न होने पर 9 जनवरी से देहरादून सचिवालय में आमरण अनशन करने और आत्मदाह की चेतावनी देते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा और 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने की मांग की। वहीं कहा कि सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर उनके द्वारा सभी सरकारी विभागों के दफ्तरों के कई चक्कर लगाए गए, लेकिन मामले में कोई जांच नहीं हुई, जिससे आहत होकर अब वे इस कदम को उठाने जा रहे हैं। अब मैंने सभी प्रशासन अधिकारियों को शिकायत पत्र दे चुका हूं। पूर्व में भी मैंने जिलाधिकारी देहरादून को भी शिकायत पत्र दे चुका हूं और आज पुनः जिला अधिकारी चंपावत को भी मैं आमरण अनशन, मेरी शिकायत पत्रों की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा 9 तारीख से देहरादून सचिवालय, मुख्य सचिवालय के गेट के आगे। समस्या ग्राम पंचायत ढटी गांव की है। वैसे तो सारे ग्राम पंचायतों में ऐसा ही हो रहा है। ग्राम पंचायत ढटी गांव का ऐसा शोषण कर रखा है कि हम कह नहीं सकते हैं। किसी तरह से गरीबों की कोई लाभ नहीं दिया जाता है, कोई सहायता नहीं की जाती है। उन लोगों को उत्पीड़न किया जाता है, उससे अलावा कुछ नहीं किया जाता। किसी की सुनवाई कुछ नहीं होती, कोई कागज भी नहीं बन पाते हैं उन लोगों।
हरिद्वार साइबर पुलिस ने गुम हुए 353 मोबाइल फोन खोज लिए हैं। आईजी करण सिंह नगन्याल और एसएसपी प्रमींद्र डोभाल ने मोबाइल मालिकों को लौटाया। मोबाइल की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब तक 1376 मोबाइल फोन बरामद कर चुके हैं, जिनकी कीमत 1,61,00,000 रुपए बताई जा रही है। सर मेरा फ़ोन ना पिछले साल खोया था 23 जनवरी को। तो मैंने कंप्लेन की थी जगदीशपुर थाने पे। तो ये ना मेरे को बहुत दुख हुआ जब ये खो गया, फिर ये मिला, आज मिला है तो बहुत खुश हूँ मैं। ये गिफ्ट है सर, ये मुझे मेरे पापा ने दिलाया था, तो ये गिर गया था, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये मिलेगा। उनका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने ये फ़ोन मुझे दिलाया। थैंक यू सभी पुलिस वाले भाइयों का। सर का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था कि पुलिस अपने अपनों का ढूंढती है, हमारा नहीं ढूंढती। तो सर ने मुझे कॉल करके बताया, मुझे नंबर भी दिया और मेरी कंप्लेन करी। और आज मुझे 2 बार फ़ोन करके पुलिस ने इन्होंने बुलाया यहाँ पे। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है हरिद्वार पुलिस। मैं देखता हूँ न्यूज़, इनका फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे बहुत बहुत खुशी है। नरेश कुमार, आज मुझे फ़ोन मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा फ़ोन ड्यूटी से आते टाइम जोलापुर से कोतवाली के बीच में गिर गया था। आज मेरे को 6 महीने बाद हरिद्वार पुलिस और कर्मशैली की कर्मठ कार्यशैली के कारण आज मैं दोबारा हरिद्वार पुलिस और क्राइम सेल को धन्यवाद करता हूँ। मैं ट्यूशन से जब घर आ रहा था तो मेरा फ़ोन रास्ते में गिर गया था, तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट को थैंक यू, आपने इतनी मेहनत करके मेरा फ़ोन ढूंढा, थैंक यू। हरिद्वार पुलिस के द्वारा, साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। इसमें आज टोटल 315 मोबाइल फ़ोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है, वो अभी बंटवारा किया गया है। देख रहे हैं बहुत सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। और इस तरह से 1310 पूरे अभी तक में मोबाइल बरामद करके लोगों को बांटा जा चुका है, जो जिसकी कीमत टोटल जो 2 करोड़ के आसपास है। तो ये हरिद्वार पुलिस को मैं बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1,82,00,000 बताई जा रही है। दरअसल पुलभट्टा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार 3 लोगों के पास से 365 ग्राम MDMA ड्रग्स क्रिस्टल मेथ बरामद की। वहीं आरोपियों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बहुत बेहतरीन सफलता हासिल किया गया है। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मेथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका 1 ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है। तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1,80,00,000 का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम MDMA जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया। पिथौरागढ़ में पुलिस ने नगर में छेड़खानी, चोरी और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को मॉडर्नाइज किया है। विभाग ने 30 लाख की लागत से नगर के 24 मुख्य स्थानों पर 36 CCTV कैमरे लगाए। डीएम रीना जोशी ने पुलिस कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया करीब 36 कैमरों की निगरानी मॉडर्न पुलिस कंट्रोल के माध्यम से की जाएगी। नगर क्षेत्र अंतर्गत होने वाली आपराधिक संदिग्ध गतिविधि, पार्किंग, भीड़ भाड़ और मुख्य स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। अब उत्तराखंड के बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा, जिसे लेकर राज्य सरकार जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, ICCSE बोर्ड को भी, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा।
उम्र के हिसाब से, जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं। एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकाल। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावत के सुर फूटने लगे। हालांकि हाईकमान इन सुरों को दबाने में जुट गया है, लेकिन इसने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड भाजपा में एक बार फिर बगावत के सुर फूटने लगे। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने वन मंत्री पर अपमानित करने का भी आरोप लगाया। वो डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। विधायक के धरने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मैं दुर्गेश लाल जी से और वन मंत्री दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर डीएफओ गलत है, मतलब वहाँ की जनता पे उत्पीड़न कर रहा है, तो किस तरह कर रहा है? क्या उनको गलत काम करने से रोक रहा है या उनसे गलत काम करा रहा है? तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और मान लिया गलत काम करने से रोक रहा है जनता को, तो मान लिया उस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? और हमारे जो उनका कहना है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि ये परिवार की लड़ाई है। ये परिवार की लड़ाई है तो सड़क पे क्यों आई? क्योंकि दुर्गेश लाल जी को सड़क पर धरना देना पड़ा अपने ही मंत्री के खिलाफ। तो ये तो जो है परिवार की लड़ाई नहीं रही, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, और जिसे मैं समझता हूँ कि दुर्गेश लाल जी उसे खोलना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इसे मैनेजमेंट के तहत दबाने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक दुर्गेश लाल मंत्री के घर के सामने धरने पर बैठने के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक अपने मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे अनुशासन टूटे। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि जनता उनके लिए सर्वोपरि, वो जनता के हक की आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो, ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई, कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है, इसलिए मैंने कल। तो सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाते हैं, जहां राज्य युवा महोत्सव का सेमदाबी ने शुभारंभ किया है। देखिए तस्वीरें। एक बार जोरदार तालियां करताल ध्वनियों से हम स्वागत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिनकी प्रेरणा से आज उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव को हम मना रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय एमएलए हमारे खजानदास जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल और बहुत सारे ऐसे विभागों का नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती रेखा रेड्डी। का जोरदार ताली से, सामूहिक रूप से ताली हमारे अतिथियों के लिए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। और आइए विवेकानंद जी का स्मरण करते हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड के निदेशक श्रीमान जितेंद्र कुमार सोनकर साहब से कि हमारे माननीय अतिथियों का आप स्वागत करेंगे। निदेशक साहब। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ID24। नमस्कार।